हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 2 है। ये हमारी इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का, ठीक है। आपको पता ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने एक चैप्टर के अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो आपका वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन होता है रिपीट, जैसे कि आप देख सकते हो 2014 में, 16 में, 15 में, 14 में आप बोलोगे दो दो बार। तो यार मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट वाला सिस्टम होता है। 2013 में, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 6-7 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन है जो लिए हैं। तो यानी अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो आपका चैप्टर क्लियर है, ओके। और मैं आपको बता दूँ हिस्ट्री के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। जितने भी चैप्टर है चैप्टर वाइज वीडियो बना चुका हूँ। सिविक्स के भी चैप्टर वाइज वीडियो के PYQs में अपलोड कर चुका हूँ। साथ में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ। डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2 ये है, तीसरा और चौथा वो भी अपलोड कर दूंगा। और ज्योग्राफी के भी जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उन सबके PYQs में अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हर एक वीडियो देखना, ठीक है। चाहे आपने चैप्टर पढ़ा हो या चैप्टर ना पढ़ा हो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा नज़दीक होगा, तो वो वीडियो आपको ज़रूर जाकर देख कर आनी है। अच्छे मार्क्स लाने का वो सिंपल सा फंडा है कि आप PYQs कर लो, ओके। तो चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं, ओके। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। सेम क्वेश्चन यही है कि नरेगा 2005 के बारे में बताना है कि उन्होंने रूरल पीपल को कैसे अपलिफ्ट किया। साथ में नरेगा को राइट टू वर्क क्यों कहा जाता है, ये भी 2014 में, 15 में और 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये बताना है कि ऑब्जेक्टिव क्या थे नरेगा के 2005 के। इन तीनों में आपको नरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में बताना है, ठीक है। अब मनरेगा और नरेगा में क्या अंतर है, सिर्फ MG का अंतर है, ठीक है। नरेगा NREGA होता है और मनरेगा में MG आ जाता है स्टार्टिंग में। अब ये क्या है, दोनों सेम ही है, बस महात्मा गांधी आ जाता है आगे। महात्मा गांधी फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कन्फ्यूज़ नहीं होना एग्जाम में अगर ये आ जाता है, ठीक है, ओके। तो नरेगा है क्या, 2005 के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो क्या लेकर आई थी, एक राइट टू वर्क नामक एक लॉ लेकर आई थी। स्टार्टिंग में उन्होंने 625 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसी के तहत जो था एक स्कीम आई थी जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 सितंबर में लॉन्च हुआ था। इसमें एम किया गया था कि लोगों को 100 दिनों तक तो रोज़गार दिया जाएगा ही जाएगा। जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैंने मनरेगा के अंदर एनरोल किया है, ठीक है, फॉर्म वगैरह भरा है। मैं एक अनएजुकेटेड, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, तो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई कर दिया तो वो मेरे को कहते हैं कि 365 दिन में से हम आपको 100 दिन तक तो जॉब देंगे ही देंगे। और अगर जॉब नहीं दे पाए आपको, ठीक है, अगर आपको काम नहीं दे पाए तो हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, बेरोज़गारी भत्ता देंगे। आपको मैं बता दूं कि मनरेगा में जो टोटल सीट होती है ना, उसकी 1/3 सीटें वुमेंस के लिए रिजर्व होती है। और इसमें जो काम होता है, पत्थर उठाना, रोड बनाना, ये सारे के सारे मैनुअल वर्क होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सीधी बात है कि लोगों की इनकम थोड़ी सी इंक्रीज़ करना और उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह दिलाना, ठीक है। हर स्टेट में टूरिज़्म वगैरह, रीजनल क्राफ्ट, IT सेक्टर, इन सब को थोड़ा डेवलप करना, ये 2 मेन हमारे ऑब्जेक्टिव हैं मनरेगा की। और रूरल एम्प्लॉयमेंट वही है, रूरल जो लोग हैं उनकी जो कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करना, वो इसी में आ जाता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने, ये देखो स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा आपको, तो ये मैंने ना नोट से, एक्चुअली मैं चैप्टर समझा चुका हूँ। अगर आपको चैप्टर समझना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 पार्ट में मैंने चैप्टर समझाया ये, ओके। और अगर मैंने एक ही पार्ट के अंदर पूरा चैप्टर क्लियर करवा दिया होगा 1 वीडियो के अंदर, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है, जिससे आप, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर मैं क्या है वो नोट्स ही लर्न कर लूँ। बिल्कुल, मैं उनको हमेशा कहता हूँ नोट्स ही लर्न कर लो, क्योंकि नोट्स के अंदर से ही सारा का सारा आंसर मैं बताने वाला हूँ और सारे के सारे आंसर आपको नोट्स में से लिखने हैं और वहीं में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। ये बेशक 1 2 3 4 बार आया हुआ है, ऊपर वाला क्वेश्चन 5-6 बार आया हुआ है, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है, 5 रीज़न बताने हैं जिसकी वजह से टर्जरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, या इंपॉर्टेंस ऑफ टर्जरी सेक्टर, या वही रीज़न बताने हैं कि जो टर्जरी सेक्टर है वो इम्प्रूव क्यों हो रहा है इंडिया के अंदर, वो इंपॉर्टेंस वगैरह बतानी है, ठीक है। अब देखो, ये पूरा का पूरा आंसर है इसका, ओके। सो पहला पॉइंट तो ये है कि जो बेसिक सर्विसेज है, हॉस्पिटल, एडुकेशन, ठीक है, आपकी पोस्ट, टेलीग्राम, ये सारी की सारी जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और गवर्नमेंट इन पे पैसा लगा रही है। और जब गवर्नमेंट इन पे पैसा लगा रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ी सी बढ़ेगी, इनका अपलिफ्टमेंट होगा, यानी ये जो सर्विसेज है ये थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ना, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के इम्प्रूव होने की वजह से
हमारा ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हमारा किसान ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, स्टोरेज बढ़ेगा, है ना। ज़्यादा उगाएगा तो ज़्यादा रखने के लिए ज़्यादा स्टोरेज चाहिए उसको। तो ये भी स्टोरेज वगैरह आपको पता है टर्जरी सेक्टर में आता है, तो उसका इंक्रीज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। अब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो साथ में सर्विसेज, जैसे अगर बंदे जो हैं वो ज़्यादा अर्न करेंगे तो वो घूमने फिरने भी जाएंगे, ज़्यादा शॉपिंग भी करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। तो ये भी सारी की सारी टर्जरी सेक्टर में ही आती है, तो इनमें इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन पिछले कुछ सालों में, अगर मैं डेकेड्स की बात करूँ, पिछले 2-3 डेकेड्स में यानी 10-20 सालों में कुछ न्यू सर्विसेज भी आई है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो कि हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से सर्विस सेक्टर बढ़ा है। ऑब्वियस सी बात है, कॉलिंग वगैरह, टेलीफोन, आईटी सेक्टर है, किस में आता है? ये आपका टर्जरी सेक्टर में ही आता है। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 1991 में एक पॉलिसी आई थी जिसकी वजह से हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो कर गया था। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का पढ़ा हो ग्लोबलाइजेशन तो आपको ये बात पता होगी। ठीक है। अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, लर्न कर लो। जब मैं उस चैप्टर के PYQs अपलोड करूँगा तो वो देख लेना। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है कि व्हाट इज़ जीडीपी, जीडीपी क्या होता है और जीडीपी कैसे निकालते हैं वो बताओ। सेम क्वेश्चन है कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये फुल फॉर्म लर्न कर लेना। वैसे तो मैंने 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको इंक्लूड किया है इस क्वेश्चन को, तो अगर वो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आप देख लोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, अच्छे से हो जाएंगे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो वो कर लेना आप। ठीक है। और उसको कैसे मेजर करते हैं, ये 2014 में और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले तो जीडीपी होता क्या मैं आपको बता दूँ। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीनों सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। आई होप पता हो आपको कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्जरी क्या होता है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। खेतीबाड़ी से रिलेटेड जो भी काम होता है आपका प्राइमरी में आता है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका सेकेंडरी में आता है। सर्विस सेक्टर यानी जो आपका डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे के सारे आपके टर्जरी सेक्टर में आते हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह ये भी टर्जरी सेक्टर में आते हैं। तो इन तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ एक पर्टिकुलर ईयर में, उनको ऐड कर दो तो हमारा जीडीपी निकलता है। ये देखो, जीडीपी इज इक्वल टू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर, और ये एक ईयर की बात हो रही है। ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं? पहली बात तो ये बहुत ही मेहनत टास्क है। मेहनत आपको पता होगा शायद, अगर आपने थोड़ी सी हमारी एंशंट मतलब पढ़ी हो, है ना। तो बहुत बड़ा जो हाथी होता है ना उसको मेहनत कहते हैं। तो जो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है। जीडीपी निकालना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है जीडीपी निकालने का काम। अलग अलग जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन टेरिटरी के जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनकी हेल्प से। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस बताना है। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और दोनों में क्या क्या कंडीशन है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कंडीशन है वर्कर्स की और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कंडीशन है, वो भी बतानी है। सेम ही क्वेश्चन है, मतलब दोनों सेम ही क्वेश्चन है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये रहा इसका आंसर। बिल्कुल डिट्टो लर्न करना है आपको, पहले बता दूँ मैं, बिल्कुल डिट्टो लर्न करना है। बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है। याद रखना कि है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे डिफरेंस आपसे पूछा है तो आपको है ना टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, आंसर कैसे अटैम्प्ट करना है, उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है। हाउ टू आंसर इन बोर्ड एग्जाम, तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देख कर आना, आपको पता चल जाएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे करना है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, फ्री के 10-15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, वो वीडियो देख लेना। ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, हर एक चीज़ कवर करके जाते हैं, 100 मार्क्स का करके आते हैं, बट उनके 100 मार्क्स नहीं आते। मेन रीज़न यही है, उनकी प्रेजेंटेशन थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो वो आपको नहीं करना, वो वीडियो ज़रूर देखना। ओके। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है। दिस सेक्टर इन विच द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स इज फिक्स्ड एंड द एम्प्लॉई हैव अश्योर्ड वर्क इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, बंदे का जो टर्म होता है वो फिक्स होता है। ठीक है। 9 से 5 की जॉब होती है उसकी, और उसको जो सैलरी है वो मिलेगी और काम मिलेगी। जैसा आपका एमएनसी में जो बंदे वर्क करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब में जो वर्क करते हैं, वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। इसमें वर्कर के पास जॉब सिक्योरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और उसको निकाल दे कि भैया कल से मत आइयो, ये नहीं होता। नोटिस वगैरह दिया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो होते हैं। अगर 9 to 5 गवर्नमेंट ने बोला है कि 8 घंटे ही काम करवा सकते हो तो 8 घंटे ही होगा, उससे ज़्यादा काम नहीं होगा। ठीक है। जो वर्कर होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको मंथली सैलरी पे करी जाती है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है जैसे कि आपके प्रोविडेंट फंड हो गया।
ठीक है, और पेड लीव हो गई, मेडिकल बेनिफिट हो गई, ये सारी की सारी दी जाती है। इनके वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वर्किंग कंडीशन जो होती है फेवरेबल होती है, अच्छी होती है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, कोई गाली गलौज नहीं करता आपका बॉस या कोई भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। हर चीज़ का फॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आपको सबसे पहले फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ेंगे, इंटरव्यू वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। बट अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो इसमें क्या आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, एंटरप्राइजेज वगैरह, ये सारे के सारे आते हैं। ओके, और ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है, गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं होते। इसी की वजह से यहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। कभी भी इनको काम के लिए रख लिया जाता है और कभी भी निकाल दिया जाता है। गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो नहीं होते। बंदों को डेली वेजेस दी जाती है, यानी जिस दिन वो आया, ठीक है, उस दिन के उसको पैसे दिए जाएंगे, जिस दिन वो नहीं आया उस दिन के उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे। वर्कर डू नॉट गेट एनी सच फैसिलिटी और बेनिफिट। उनको कोई भी बेनिफिट यानी जो प्रोविडेंट फंड यहाँ पर वगैरह मिलता था ना, यहाँ नहीं मिलता उनको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलता। वर्कर आर भी फिक्स नहीं होते, 10-12 घंटे, ये तो नॉर्मल है, 12 घंटे काम करवाना तो नॉर्मल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्कर की कंडीशन जो होती है वो फेवरेबल नहीं होती, ठीक है, मतलब वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती, बहुत बेकार कंडीशन होती है। और साथ ही में दे आर नॉट फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। यहाँ पर कोई फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर नहीं है। आपको 2 मिनट में हटा दिया जाएगा और 2 मिनट में आपको लगा लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे किस में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। डिफरेंस बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको एग्जाम्पल बताना है, शुगर केन के एग्जाम्पल से ये बताना है कि कैसे जो शुगर केन है वो इंटरडिपेंडेंट है तीनों सेक्टर पे, ठीक है, यानी प्राइमरी पे भी, सेकेंडरी पे भी, टर्जरी पे भी। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ये देखो 2015 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बिल्कुल देखो सेम लैंग्वेज है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी आ सकता है। चलो पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, फिर ट्रांसपोर्ट वाले पे बताऊँगा आपको, ठीक है। ओके, देखो अगर मैं बात करूँ शुगर केन की, तो शुगर केन को उगाना, अब उगाना किस में आता है, किसी भी चीज़ को जब उगाया जाता है तो वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में, है ना। खेतों में उगाया जाता है ना गन्ना, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। अब गन्ने को चीनी बनाने के लिए आप कहाँ लेकर जाओगे, फैक्ट्री में लेकर जाओगे। तो फैक्ट्री क्या है, अपनी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। तो ऐसे जो है शुगर केन सेकेंडरी सेक्टर में भी जाता है, ठीक है। और साथ में जब आप चीनी बना लेते हो तो बेचने के लिए, ठीक है, आप अलग अलग मार्केट में उसको भेजते हो, दूर दूर जगह भेजते हो। कैसे भेजोगे, ट्रांसपोर्ट की मदद से ना। और ट्रांसपोर्ट किस में आता है, आपका टर्जरी सेक्टर में आता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो आपका शुगर केन होता है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीनों सेक्टर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इनमें से अगर कुछ ना हो, खेती ना हो तो गन्ना उगेगा ना, नहीं उगेगा। और साथ में अगर सेकेंडरी सेक्टर ना हो तो चीनी नहीं बनेगी, और अगर हमारा टर्जरी सेक्टर ना हो तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ओके, तो ये तीनों सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी आ सकता है। आपको जहाँ शुगर केन लिखा हुआ ट्रांसपोर्ट लिखा आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे इंटरडिपेंडेंट है। सिंपल सीधी बात है, आप जब प्राइमरी सेक्टर से, खेतों से फैक्ट्री के अंदर लेकर जाते हो तो आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए वो ज़रूरी है। सेकेंडरी सेक्टर से जब आप मार्केट में बेचने के लिए जाते हो तब भी आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों सेक्टर के लिए। ओके जी, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, वर्किंग कंडीशन पूछी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी जो वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पर पता है ना सैलरी वगैरह फिक्स नहीं होती, कुछ फिक्स नहीं होता, टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। तो उनके अंदर, यानी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर की कंडीशन कैसी होती है, बहुत बेकार होती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स है, ये एक्चुअल में ऊपर वाले ही पॉइंट्स है, जो इस साइड वाले वर्किंग कंडीशन थी ना, ये पूरी की पूरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वही लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट है, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, इसलिए बहुत बुरी हालत होती है। नेक्स्ट है, कोई फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर नहीं होते, इसी की वजह से इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। कोई वर्क में सिक्योरिटी नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, फिक्स वर्किंग आवर नहीं होते, ठीक है, ओवर टाइम का कोई पे नहीं दिया जाता, कोई भी आपको बेनिफिट नहीं दिए जाते, पेड हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटी, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको बताना है कि कौन सा सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देता है। ये बड़ा सिंपल है, प्राइमरी सेक्टर। आज भी ज़्यादातर लोग, मैं अगर प्रिसाइजली बोलूँ तो 55% और 60% से ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया के अंदर, वो आज भी खेती बाड़ी करते हैं, प्राइमरी सेक्टर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। बट अगर उसका शेयर देखें ना जीडीपी के अंदर, तो वो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है,
ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, इसका रीज़न है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले तो ये लिखा हुआ है कि ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, ऑलमोस्ट 60% जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बट फिर भी जो जीडीपी के अंदर शेयर है ना किसका, प्राइमरी सेक्टर का, वो बहुत ही कम है। इसका रीज़न पता है क्या है? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जितने लोगों की ज़रूरत है जब उससे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। एक खेत है, ठीक है, उसमें 100 बंदे काम कर रहे हैं, मान लो 100 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, 100 बंदे काम कर रहे हैं और वो उगा रहे हैं मान लो 100 किलो अनाज। मज़े की बात यह है कि अगर 50 बंदे काम करेंगे तब भी 100 किलो अनाज ही उगेगा। ठीक है, क्योंकि खेत तो उतना ही पड़ा है। ठीक है, खेत तो उतना ही बड़ा है, ऐसे तो नहीं है कि आप कुछ करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर लो, ऐसे तो होता नहीं है ना। तो अगर 50 बंदे काम करें तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो जो 50 बंदे हैं ना एक्स्ट्रा, वो फालतू हैं, तो इसी को कहता है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। तो बंदे तो ज़्यादा काम करते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर में, बट उनके काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। काम करने का क्यों फ़ायदा नहीं होता? क्योंकि वो डिस्गाइज्ड हैं। डिस्गाइज्ड का मतलब समझ रहे हो? जितनी ज़रूरत है ना प्राइमरी सेक्टर में, उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम हमें रूरल एरिया में देखने के लिए मिलती है। अर्बन एरिया में भी ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ कारपेंटर, ठीक है, आपका पेंटर वगैरह हो गया, प्लम्बर वगैरह हो गया, ये ज़्यादातर ये डिस्गाइज्ड वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में। और गांव में तो आपको पता ही है, खेती बाड़ी में। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया हो आपको, डिस्गाइज का मतलब समझ आ गया हो। ये देखो लिखा हुआ है और एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। एग्जांपल आप वो वाला ही लिख सकते हो जो मैंने खेती बाड़ी वाला एग्जांपल बताया कि 100 लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा कम ले लेना, 10 लोग और 8 लोग वाला एग्जांपल ले लेना। ठीक है, कि 10 लोग काम करते हैं बट अगर 8 काम करें तब भी काम चल जाएगा। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। और यही डिस्गाइज का मतलब डेफिनेशन तो ये रही, सिंपल। ठीक है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट इज़ द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबली एम्प्लॉयड, जो दिख रहा है कि काम कर रहे हैं बट उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, या अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कुछ तरीके बताने हैं। ठीक है, कुछ वेज बताने हैं जिससे हम गाँव के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, गाँव के अंदर भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे सकते हैं। पहली बात तो है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कम से कम इंटरेस्ट पे जो हमारे फार्मर है उनको लोन प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है डैम वगैरह बनाने चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिले, क्योंकि डैम बनेंगे तो लोगों को, आपको पता है डैम बनने में टाइम भी बहुत लगता है और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी लोगों को जॉब वगैरह मिल जाएगी। और डैम बनाने से बिजली भी आएगी गाँव में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गाँव में भी क्या है, रोड वगैरह बनाने चाहिए, इससे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, साथ में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी जो गवर्नमेंट है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी को भी थोड़ा इनकरेज करना चाहिए, वहाँ पर भी लोगों को जॉब वगैरह मिलेंगी। और साथ ही में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो कि आपका खेतों से आने वाले रॉ मटेरियल पर डिपेंड होती है। जैसे शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है? गन्ना। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इस एरिया का डेवलपमेंट होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल पाएगा। नेक्स्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल लगाने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी एडुकेशन वगैरह तो एनकरेज होगी ही होगी, लिटरेसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में उस स्कूल के अंदर भी लोगों को जॉब वगैरह मिल पाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, जैसे हाथ से बनी जो चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, जिससे उन लोगों को रोज़गार मिल पाए जो ये काम करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स हो गए कि कैसे हम रूरल एरिया के अंदर अपनी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्त लर्न करना है। और ऐसा ही अर्बन का भी आ सकता है। ठीक है, अर्बन का भी ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट है। जैसे कि आप इसमें लिखा हुआ है कि फार्मर को लोन देना, तो आप लिख सकते हो कि लोगों को लोन देना। ठीक है, और साथ ही में एक और पॉइंट है कि स्कूल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाना। ठीक है, जिससे लोगों को एडुकेशन भी मिले और साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिले। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने लिख दिया है। और है ना, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लॉन्च करके भी लोगों की हेल्प कर सकती है, हेल्थ टूरिज़्म वगैरह को प्रमोट कर सकती है, लोन वगैरह के मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अर्बन एरियाज़ में यानी शहर वाले इलाकों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ये सारे के सारे स्टेप ले सकती है। ओके, जो नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं यार
ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट तो मिलता ही मिलता है, साथ में सारी की सारी PDF भी मिलती है। मेरे को ना थोड़ा सा टाइम और चाहिए, मैं वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर सच बताऊँ तो अगर वो वेबसाइट जल्दी बन जाती है, क्योंकि सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में यह बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इसीलिए मैं वेबसाइट खुद बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बता सकूं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। मेरे को ज़ीरो नॉलेज है वेबसाइट की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं खुद ही सारी की सारी चीज़ें कर रहा हूँ। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिन जिन यूट्यूब चैनल की मैं वीडियो देख रहा हूँ उनको सेव कर रहा हूँ, जिससे आपको मैं बता सकूँ कि अगर आपको वेबसाइट वगैरह बनानी हो तो आप इन सारी की सारी वीडियो को देख लो, सारी की सारी चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। तो वेबसाइट से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल में मैं कैसे एडिट करता हूँ, ग्रो करता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें और भी बहुत सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ। उस चैनल पे मैंने अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी, एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी, बट फिर भी उस पर 1600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो आप भी पीछे मत रह जाना, ठीक है। और अब शायद बढ़ भी गए हूँ, तो अब जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे एक लिंक दे रखा होगा, क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा उस पर 1600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा होगा 1000, बट ये स्क्रीनशॉट मैंने बहुत पहले लिया था, तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे उस पर सब्सक्राइबर, तो आप वो जाकर देख सकते हो। अगर मैंने वीडियो अपलोड कर दी होगी तो वो ज़रूर देखना और उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम की बात होती है, अगर आप कोई वीडियो 10 दिन पहले देखोगे और कोई बंदा उस आपसे 10 दिन मतलब आपने 10 दिन बाद देखी और किसी ने आपसे 10 दिन पहले देखी, तो जिसने पहले देखी उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही होगा। तो इसलिए उस चैनल को नोटिफाई कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना यार, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो ओके। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। अच्छा एक और बात, सॉरी बट बताना ज़रूरी है, इसका जो लिंक है अभी के लिए GP लिंक में दे रखा होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। अगर वेबसाइट का लिंक दे रखा होगा तो भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखो जो पब्लिक सेक्टर होता है ना वो क्या होता है कि गवर्नमेंट ओन होता है, गवर्नमेंट ही उसके सारे के सारे असेट को ओन करती है, ठीक है। और साथ ही में सारी की सारी सर्विसेज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। पब्लिक की स्पेलिंग PUBLIC होगा, सही कर लेना इसको, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो ये प्राइवेटली ओन्ड होती है, ठीक है। और इसमें जो सर्विसेज होती है वो इंडिविजुअल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का जो मेन एम होता है वो आपका पब्लिक वेलफेयर होता है, लोगों का वेलफेयर करना, लोगों के लिए अच्छा करना। बट जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी बातचीत बनाना और पैसे कमाना। साथ ही में जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट होते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो कंट्रोल एंड मैनेज बाय एन इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिक्योर होती है, कोई भी आपको जल्दी जॉब से नहीं निकाल सकता, ठीक है। और आपको सैलरी मिलती रहेगी महीने टू महीने। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, सिक्योर नहीं होती, ठीक है। अगर आपने 1 महीने तक नहीं गए आप जॉब पे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके एग्जांपल हो गया आपका पब्लिक सेक्टर का BSNL हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये आपके पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल है। और प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल है आपके टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको आ सकता है 1 मार्क्स का, मैं बता ही चुका हूँ, MCQ की वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और रिलायंस लिमिटेड ये भी अपनी एक प्राइवेट सेक्टर में आती है, पता ही है आपको, अंबानी जी की है, ठीक है। और टिस्को रतन टाटा जी की। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर की वीडियो PYQs अपलोड कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो आप जाकर देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। मैंने बोला था कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा फीवर हो रहा है, हो तो अभी भी रहा है, या इसलिए ही वो जो मैंने बोला दूसरे चैनल पे वेबसाइट नहीं डाल पा रहा, वीडियो नहीं डाल पा रहा दूसरे चैनल पे, और साथ में वेबसाइट पे भी वर्क नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फीवर हो रहा है। मेरी वॉइस से शायद आपको लग रहा हो, ठीक है। बट मैं जल्दी ही ट्राई करूँगा कि थोड़ा ठीक हो जाऊँ और वर्क करूँ वेबसाइट वगैरह पे और दूसरे चैनल पे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी ही वीडियो डालूँगा, मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो डालने की, ठीक है।
सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।